साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मनोज एकेडमी में स्वागत है। और आज की वीडियो रहने वाली है समाज से संबंधित। और समाज जैसे आप लोग पढ़ते हुए आए हैं आज तक, उससे कुछ डिफरेंस आप लोग समाज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग चाहो तो इस वीडियो को थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हैं। अपने हिसाब से आप लोग जो है क्वालिटी कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं समास। समास जो है क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल देता चलूंगा जो आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं। तो समास का मतलब दोस्तों क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, समास का मतलब होता है साथियों संक्षिप्तीकरण। समास को अगर मैं तोड़ूंगा, समास को कैसे तोड़ूंगा? सम धन आस समास। दोस्तों, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है जो हमारे पास है। सम का मतलब होता है पास, और आस का मतलब होता है बिठाना। यानी कि अपने पास बिठाना, एक से अधिक शब्दों के बदले में एक सार्थक शब्द देना। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है शब्दों का छोटा रूप। क्या होता है सर? शब्दों का छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों में से या शब्दों से एक नया छोटा शब्द बनता है, उसे हिंदी में समास कहते हैं। तो ये जो आप सभी के समक्ष आया है अभी, ये लिखित रूप में था, लेकिन अब मैं आपको लिखाते हुए चलूंगा। दोस्तों, समास का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया। सम धन आस से मिलकर बनता है, यानी कि पास में बैठाना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। दोस्तों देखिएगा, समास के लिए क्या जरूरी है, आप लोग इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना। दोस्तों, समास के लिए क्या जरूरत है? समास के लिए होना चाहिए समस्त पद। समास के लिए क्या होना जरूरी है? समस्त पद होना जरूरी है। समस्त पद कब होता है? समस्त कब पद जब मतलब जो समस्त पद है, ये कब होता है? ये जब होता है जब इसमें दो पद होते हैं। दो पद कौन कौन से होते हैं साथियों? पूर्व पद और आपका उत्तर पद। इन दोनों का होना अनिवार्य है साथियों, इन दोनों का होना अनिवार्य है। यानी कि समस्त पद जो है वो दो से मिलकर बनता है, एक पूर्व पद से और एक उत्तर पद से। ठीक है, ध्यान रखना, समस्त पद दो पदों से मिलकर बना होता है, पूर्व पद से और एक आपका उत्तर पद से। अगर आपका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों होंगे तब आपका जो है वो समास बन जाएगा। तो ये मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को लिखाया हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा घर। ठीक है, घ को कह तोड़ूंगा, आधा घ, और इसमें से ए निकलेगा। रै को कैसे करूंगा? आधा रै, और इसमें से आपका निकलेगा अ निकलेगा। यानी कि इनका मैंने क्या कर दिया? वर्ण विक्षेपण कर दिया। क्या कर दिया सर मैंने? इनका वर्ण विक्षेपण मैंने इनका कर दिया। ठीक है, यानी कि दोस्तों इनमें क्या हो गया? अगर आपसे पूछेगा घर में कोई समास है क्या, तो सर इसमें कोई भी समास नहीं है, कोई भी समास नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी समास इसमें नहीं होगा घर में। क्यों? क्योंकि दोस्तों असामायिक है ये, असामासिक है ये, आपका कोई भी समास इसमें नहीं बनेगा। तो समास विग्रह के बारे में और लिख लीजिए। आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, हैशटैग डालेंगे, हेडिंग क्या? समास विग्रह। समास विग्रह। जितना मैंने आपको पढ़ाया अभी तक वो सिंपल ही था, कुछ ज्यादा उसमें नोट डाउन करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि किसी संक्षिप्त शब्दों को विभक्त करने के लिए, विभक्त ही, या एक काम करो, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखो। आप लिखो कि किसी संक्षिप्त शब्दों को विभक्ति या विभक्त, एक काम करते हैं हम दूसरा वर्ड और ले लेते हैं, तो गाइज एक पूरा कंप्लीट बैठना चाहिए। योजक, योजक भी लिख सकते हैं आप लोग। योजक अव्यय को
पुनः लिख देना या लिख देना या लिख देना या इनके साथ लिखना। समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, समास विग्रह कहलाता है। दोस्तों ये मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा है। ठीक है, किसी संक्षिप्त शब्दों को विभक्त या योजक अव्यय को पुनः लिखना देना या इनके साथ लिख देना समास विग्रह कहलाता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूँ। समास विग्रह का एग्जाम्पल क्या रहेगा? इसका एग्जाम्पल है दोस्तों गंगा जल, गंगा जल। तो इसका विग्रह करके देखिएगा, गंगा का जल। ठीक है, एक और लिखा देते हैं हम लोग राजपुत्र, राजपुत्र क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। क्लियर हो गया इतना आपका? इज दैट क्लियर? जी सर क्लियर होगा, है ना। अब हम लोग समास के भेद की बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा आप लोग, समास के भेद। समास के भेद जान लेते हैं हम लोग दोस्तों। देखिएगा समास के भेद जो होते हैं, वैसे हम लोग 6 समास पढ़ते हैं, अलुक भी पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना, नड़ भी पढ़ लेते हैं, फिर तो वो ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, जो मेन है, जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो समास के भेद कितने होते हैं? तो आप लोग लिखिएगा पदों के आधार पर या पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर। प्रधानता के आधार पर ये समास कितने होते हैं सर? 4 प्रकार के होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? देखिएगा, ए होता है आपका अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। लिखते रहना आप लोग दोस्तों, नोट्स बनाते चलो आप लोग, अगर आप लोग चाहते हो। ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, सी रहेगा आपका दोस्तों द्वंद्व समास, द्वंद्व समास रहेगा। और डी रहेगा आपका दोस्तों बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ये आपके पदों की प्रधानता के आधार पर समास हम लोगों ने 4 प्रकार से डिवाइड किए हैं दोस्तों। इसमें कौन कौन से बचे? एक आपका देखो द्विगु समास रह गया। ठीक है, और एक आपका जो है कौन सा रह गया? एक रह गया आपका कर्मधारय। ठीक है, तो समास जो होते हैं आपके, अगर समास सिंपल तरीके से पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बताएंगे समास के सर 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार का पूछेगा कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे सर पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। तो मैं आप लोगों को समास के भेद बताऊंगा। समास के भेद होते हैं 6, लिख लीजिएगा। हम लोग जो है समास क्या पढ़ेंगे? हम लोग दोस्तों समास 6 प्रकार के पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे सिलेबस में भी दोस्तों हो जाता है। तो आप लोग दोस्तों हेडिंग डालिएगा। सबसे पहला समास हम लोग पढ़ेंगे अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। मैं इसको एकदम चुटकियों में बता देता हूं आपको। आपको कुछ नहीं करना सर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें यह करना है आपको कि जो अव्ययभाव समास होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है इसमें आपका। इसमें पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। इसमें पहला पद जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। ठीक है, इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, इसमें पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, उपसर्ग होता है। इतना आप लोग इसको लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल समझिए आप लोग। थोड़ा सा कुछ अलग हटके मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूं।
जैसे यथाशक्ति वाला एग्जाम्पल तो आप लोग सब जानते ही हैं, 50 बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसको लिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा यथाक्रम, यथाक्रम, इसको मैं तोड़कर बताऊंगा दोस्तों। यथाक्रम का अगर आप लोग जानना चाहते हो कि इसका समास विग्रह क्या होगा, तो आप लोग लिख लो यहाँ पर क्रम के अनुसार, लिख सकते हो, आगे लिख लो आप लोग क्रम के अनुसार यथाक्रम में। व्यर्थ, व्यर्थ का समास विग्रह कैसे बनेगा सर? यानी कि बिना अर्थ का, बिना अर्थ का। परोक्ष, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों की तीनों। परोक्ष का मतलब होता है, इसमें लिख सकते हो आप लोग अक्षी, अक्षी, अक्षी दोस्तों किसको कहते हैं? आंख को कहते हैं, आंख, आंख से पर, परोक्ष, जो हमारी आंखों से परे हो, परोक्ष होगा। दोस्तों एक होगा आपका यहां पर निर्भय, निर्भय। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें पहला पद जो होगा सर, जिसमें पहला पद आपका उपसर्ग होगा, वो क्या होगा सर आपका? वो भी अव्ययभाव समास रहेगा। निर्भय अर्थात बिना डर का, अर्थात बिना डर का। लेकिन एक और लिख लेते हैं पल पल, पल पल। काफी लोग इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं मोस्ट लिख देता हूं इसको। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, इसमें उपसर्ग लगा, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ होता है वो द्वंद्व समास में होता है, जो कि वो गलत बोलते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। पल पल अगर हम लोग इसका समास विग्रह करेंगे सर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हर पल, हर पल, ठीक है। तो किस में समास में आएगा सर? ये आपका अविभाव समास में आएगा, ना कि आपका द्वंद्व समास में, ठीक है। जैसे बेचैन, बेचैन यानी कि बिना चैन का, बिना चैन का, ठीक है। आजन्म, आजन्म, जन्म से लेकर, ठीक है। तो आप लोग अव्ययभाव समास के बारे में जानते हैं। और आप लोग देखिएगा, ये जो क्लास आप लोग देख रहे हैं, इसमें आपका कंटेंट पूरा कराया जाता है ना। आपका जैसे अव्ययभाव समास मैंने पढ़ा दिया, इसके एग्जाम्पल भी पढ़ा दिए, लेकिन इसके बाद आप लोगों को इससे संबंधित क्वेश्चन भी अलग तरीके से कराए जाएंगे, जिसमें होगा क्या, जिसमें आपके जितने भी डाउट रह जाते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे सर। अव्ययभाव समास हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा समास पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसकी डेफिनेशन मैं बोल देता हूं ऐसे ही, आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद इसमें विशेष्य होता है। और कारक के अनुसार दोस्तों अगर हम लोग बात करें, कारक में, इसमें कारक का यूज होता है, वो कितने प्रकार का होता है कारक का यूज? इसमें 6 प्रकार के कारक का यूज होता है। तो वो लिख लीजिएगा आप लोग। कर्ता को छोड़ देंगे, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपदान से लगने पर, अपदान का मतलब होता है, इसमें भी से आएगा लेकिन अलगाव का भाव रहेगा, अलगाव यानी कि अलग होने की बात की जाएगी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से लगने पर संबंध, संबंध काकी के, काकी के, ठीक है, राधी रे, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। दोस्तों मैं एक एक एग्जाम्पल यहीं पर आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो करने में कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। इसमें कितने हो गए तत्पुरुष समास में? मैंने आपको बताया पहला पद जो होता है विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य है। क्या ऐसे कह सकते हो क्या आप लोग दोस्तों? इसमें ये दोस्तों ये आपका किस में होता है? कर्मधारय में होता है क्या ये? चलो अभी आप लोगों को बता दिया जाएगा दोस्तों। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास आपके जो है 6 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया। तो मैं आपको कर्म के एक एग्जाम्पल बता देता हूं। कर्म का, कर्म का एग्जाम्पल रहेगा जेब कतरा, जेब कतरा। अगर हम लोग जेब कतरे का समास विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। तो क्या हो गया? जेब कतरा हो गया, जेब को कतरने वाला। तो ठीक है, इसमें आपका क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास।
के द्वारा या से, इसमें आपका आना चाहिए दोस्तों। मैं कहूंगा जन्मांध, जन्मांध, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थात जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, तो इसमें से का यूज हो गया। के द्वारा का यूज भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसमें के द्वारा भी आ सकता है, से भी आ सकता है। तो संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए दोस्तों देशभक्ति, देश भक्ति, इसका समास विग्रह हो जाएगा देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। एक लिखेंगे रोग मुक्त, रोग मुक्त, अर्थात दोस्तों रोग से क्या हो गया, वो बिल्कुल खत्म हो गया, रोग से मुक्त हो गया, तो रोग नहीं रहा, अलगाव हो गया, यानी कि रोग का अलगाव हो गया, रोग रहा ही नहीं उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब से का जो यूज करेंगे यहां पर करेंगे अलगाव के लिए, लेकिन कर्ण में जो आएगा वो अलगाव के लिए यूज नहीं आता है। इन दोनों में अंतर समझ लेना आप लोग, ठीक है। जैसे आप लोग लिखेंगे भाग्यहीन, भाग्य से हीन, ठीक है, ऐसे भी लोग लिख सकते हैं। जैसे पेड़ से बंदर कूदा, तो वो पेड़ से अलग हो गया, ठीक है। संबंध में लिखेंगे राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र का समास विग्रह करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा राजा का पुत्र, का की के इसमें आने चाहिए आपका दोस्तों। अधिकरण में पर, इसका मतलब दानवीर, दानवीर, यानी कि दान में वीर, दान में वीर, या आप बीती, आप पर बीती। दोस्तों ये मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल बताया है, अगर समझ में ना आया आपके तो इनसे संबंधित प्रश्न जो रहेंगे वो आप लोग देख लेना। पहली बात समझ में सबके आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो आप लोग, ठीक है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट लिखा देता हूं सर इसमें थोड़ा सा, दोस्तों इंपॉर्टेंट मैं लिखा देता हूं आपको। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा सर, इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि सर हम लोगों ने नर तत्पुरुष समास नहीं पढ़ा, कभी कभी हमारे से ये क्वेश्चन पूछ लेता है। नर तत्पुरुष समास, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं है, पहला पद नकारात्मक होता है, लिख लीजिएगा, पहला पद नकारात्मक होता है, होता है वो अपने हिसाब से आप लोग लिखिए। जैसे अनपढ़, अनपढ़, इसका समास विग्रह क्या करेंगे हम लोग, न पढ़ा हुआ, न पढ़ा हुआ। जैसे अज्ञान लिखा मैंने, अज्ञान, यानी कि न ज्ञान, न ज्ञान, जिसमें ज्ञान ना हो, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों एक समास और आता है आपका, अभी जो आप लोग जानते होंगे तो सर नड़ हो गया, मैंने आपको नड़ पढ़ा दिया, आलूक के बारे में और पढ़ लीजिए आप लोग। आलूक तत्पुरुष समास, मैं इनको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये आपके पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। आलूक तत्पुरुष समास के बारे में हम लोग जान लेते हैं, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखोगे, मतलब जिसकी विभक्ति का लोप ना हो, ठीक है, जिसकी विभक्ति का लोप ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ सर, जैसे दोस्तों हमने कहा युधिष्ठिर, सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, युधिष्ठिर जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों युधिष्ठिर। अर्थात दोस्तों इसका समास विग्रह क्या होगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला। जैसे लिखा खेचर, खेचर, यानी कि खे का मतलब होता आकाश, चर का मतलब होता विचरना, ठीक है, यानी कि आकाश में चरने वाला खेचर। दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए आप लोग। तो ये आपका दोस्तों हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों तीसरा समास, तीसरा समास। सर तीसरा समास कौन सा होता है, सर आपने कहा कर्मधारय समास, कर्मधारय
समास। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ इस सभी के बारे में। कर्मधारय समास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, और मैं कह सकता हूँ उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है। विशेषण विशेष्य का संबंध और उपमेय उपमान का संबंध इसमें जो है पाया जाता है, किसमें? कर्मधारय समास में। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिखिए फटाफट तरीके से, जल्दी जल्दी लिखा देता हूँ आपको। अब जैसे नीलगाय, नीलगाय। जैसे दोस्तों राजर्षि, राजश्री। ठीक है। जैसे महापुरुष। अब तीनों का एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। जैसे मैंने नीलगाय लिखी है, नीलगाय का मतलब होता है नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। ठीक है। नीली क्या बता रहा? विशेषता बता रहा, यानी कि विशेषण हो गया। गाय विशेष्य हो जाएगा। राजर्षि यानी कि जो राजा भी है और ऋषि भी, जो राजा भी है और ऋषि भी। महापुरुष महान है जो पुरुष, महापुरुष महान है जो पुरुष। ठीक है। तीन हो गए आपके। फोर्थ नंबर देखिए आप लोग यहाँ पे फटाफट, फोर्थ नंबर लिखिए आप लोग यहाँ पर, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। दोस्तों द्वंद्व समास में क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। आप लोग इसमें लिखेंगे डायरेक्टली दोनों पद, दोनों पद प्रधान होते हैं सर। ठीक है। दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे दिन रात, दिन रात। पाप पुण्य। ठीक है। और माता पिता। इसमें आप सभी को दोस्तों दोस्तों दोनों पद प्रधान मिलेंगे तभी आपका द्वंद्व समास रहेगा। जैसे मैंने रात रात लिखी थी पिछले वाले एग्जाम्पल में, जो अविभाव का दिया था उसमें अविभाव समास है, यानी कि दोनों पद प्रधान नहीं थे वहां पे, इसलिए आपका वहां पे अविभाव समास था। ठीक है। कभी कभी इसका एक एग्जाम्पल और आ जाता है दोस्तों, जैसे गौरी शंकर, गौरी शंकर। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार देखने में आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर इसमें द्वंद्व समास ना हो। द्वंद्व समास है। कैसे? गौरी और शंकर, गौरी और शंकर, गौरी और शंकर। तो क्या हो गया दोस्तों? गौरी शंकर। इसमें कौन सा समास रहेगा? द्वंद्व समास रहेगा। अभी हम लोग बात करेंगे द्वंद्व समास की, सॉरी द्विगु समास की। फोर्थ नंबर, 5 नंबर। द्विगु समास की। द्विगु समास में क्या होता है? इसमें आपका पहला पद संख्यावाचक होता है। पहला पद इसमें दोस्तों संख्यावाचक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा आप लोग यहां पर, चौराहा, चार राहों का समाहार, त्रिभुज। ठीक है। और तिरंगा। ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों? जिसमें पहला पद संख्यावाचक रहेगा वो आपका द्विगु समास कहलाएगा। और एक समास और बचा हमारे पास। कौन सा समास बचा हमारे पास? बहुब्रीहि समास बचा सर। 6 नंबर, बहुब्रीहि समास। इसको तो आराम से आप लोग कर सकते हैं, अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता दोस्तों इसमें। ठीक है। ना तो पहला पद प्रधान होता, ना ही दूसरा पद प्रधान होता, अन्य पद प्रधान होता दोस्तों। इसमें आप लोग इतना मेंशन करके रखेंगे। जैसे चक्रपाणी, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके हाथ में चक्र अर्थात विष्णु जी। ठीक है। 68,500 वैकेंसी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। जैसे दशानन, दशानन किसको कहते हैं दोस्तों? रावण को कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज किसको कहा जाता है दोस्तों? कमल के फूल को कहा जाता है। ठीक है। गिरिधर गोपाल, गिरिधर सब लोग जानते हैं कृष्ण जी को कहा जाता है, गोपाल भी कृष्ण जी को कहा जाता है। अर्थात जहां पर अन्य पद प्रधान होता है वो आपका बहुब्रीहि समास कहलाता है, या मैं कह सकता हूं तीसरा पद प्रधान होता है वो आपका बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है। तो बहुब्रीहि समास से संबंधित या जो भी मैंने आपको समास पढ़ाए हैं, अगर इनसे संबंधित
कहीं पर भी प्रॉब्लम अगर आपको आए, कोई कुछ क्वेश्चन पुट अप आपको करना है तो ऐप में ऑप्शन दे रखा है, वहां से जाओ आप लोग, वहां से सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। संधि संधि मैंने आपको नहीं पढ़ाई है अभी तक, ठीक है, वो भी पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।